कल हमने पैरा नंबर 181 छोड़ दिया था, उस बारे में बात करेंगे। और बेहतर हो भाई आप लोग अंग्रेजी भी इसका बेयर लेने तो बेहतर रहेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी से आपका काम चल रहा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने खुद हिंदी पढ़कर देखी तो वो 2 कौड़ी की है। और मुझे तो लगता है सिर्फ और सिर्फ गूगल से ट्रांसलेट करके उसे बना दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही हमने हिंदी की किताब पढ़ी तो जैसे तैसे समझ में तो आ गई। कारण ये कि हम तो पढ़ ही रहे हैं उसे अंग्रेजी में। लेकिन उससे हमें ध्यान में आया कि इतनी भी मेहनत नहीं की गई है, ठीक है, किसके द्वारा, जिसके द्वारा लिखकर वो बेची जा रही है हिंदी में, उसके द्वारा इतनी भी मेहनत नहीं की गई है कि भले आदमी खुद ही उसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। संभवतः गूगल से ट्रांसलेट करा दिया गया है, इसीलिए गूगल जैसा ट्रांसलेट करता है वैसे ही ट्रांसलेशन है हिंदी में। कहीं पर पूर्ण विराम लगा है, कहीं पर कामा है, जबकि हिंदी में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो इससे आप अंदाज लगाए हैं कि कितने कितने विद्वान लोग कानून के क्षेत्र में हैं और कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। और फिर देश के प्रधानमंत्री को, ठीक है, एआई समिट में गालियां दे रहे हैं। अरे मूर्खों, ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में सिवाय नाच गाने के हो क्या रहा है? फर्जीफिकेशन, नाच गाना, फर्जी पीएचडी, ठीक है, और फ्रेशर्स और आपका फेयरवेल, इसके अलावा वहां कुछ हो भी रहा, ठीक है, वहां कोई डेवलपमेंट, और बहुत होगा तो सेमिनार हो जाएगा, उसमें कुछ फर्जी किस्म के लोग आ जाएंगे और वो फर्जी किस्म के शोध पत्र उसमें पढ़ देंगे, और वो सारे शोध पत्र गूगल से उतारे गए होंगे, ठीक है ना। तो इसमें प्रधानमंत्री क्या गलती है, ठीक है। और वही मूर्ख जो जो इस ढंग से पढ़ाई करते हैं वही वहां बता रहे हैं तो ये हो गई, इसमें क्या है। और ये कोई आज का परिणाम थोड़ा ही है, ये तो जिस ढंग की पढ़ाई पिछले 15-20 सालों से चल रही है उसका परिणाम है सामने, ठीक है। तो जो आपका पुलिस रेगुलेशन है उसमें सीधे सीधे गूगल से उतारकर गूगल से ही वो ट्रांसलेशन है। उतना खराब ट्रांसलेशन कोई कर ही नहीं सकता अगर आदमी करेगा, ठीक है। तो कुछ तो अकल लगाएगा, उसमें कोई अकल नहीं लगाई गई है। इसलिए 181 देख रहे हैं, कह रहा है द फॉलोइंग डायरेक्शंस अप्लाई टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं उनको ये निर्देश लागू होंगे। और क्योंकि जानवर की चोरी ये बड़ी चीज मानी गई है, स्पेशल क्राइम उसके अंतर्गत रखा है, तो कह रहा है कि निम्न निर्देश उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को लागू होंगे। क्या? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ स्टेशन शेल सेंड अर्ली रिपोर्ट्स ऑफ द अकरेंस ऑफ कैटल थेफ्ट, जो नहीं 10 दिन बाद भेज दोगे, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि उसने कहा अर्ली रिपोर्ट। जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है उसकी ये ड्यूटी है दैट ही मस्ट सेंड द अर्ली रिपोर्ट, जितनी जल्दी हो सके नाइबरिंग यानी पड़ोस के जो पुलिस स्टेशन हैं वहां पशु चोरी की जो रिपोर्ट है वो भेजे, और अर्ली भेजे, जल्दी भेजे, विद डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द स्टोलन कैटल। यही नहीं, खाली रिपोर्ट भेज दो नाइबरिंग पुलिस स्टेशन को, जो जानवर का डिस्क्रिप्टिव रोल है उसके संबंध में जो विवरण है, सींग कैसे है, खाल कैसी है, कैसा दिखता है, वो सारी चीजें आप भेजेंगे, ठीक है। और जानवर शब्द का प्रयोग है, हमने गाय भैंस आदि में पाई जाने वाली विशेषताओं का, ठीक है, यहां उल्लेख कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की चोरी के संबंध में आप नाइबरिंग स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे। उसने कहा कैटल थीव्स,
तो कैटल की परिभाषा मवेशी, कुत्ता नहीं आएगा मवेशी, लेकिन कैटल मवेशी की परिभाषा में जितने जानवर आते हैं उनकी चोरी की दशा में, ठीक है ना, कैटल शब्द। और वहां कहा था एवरी एनिमल, ठीक है ना, एनिमल शब्द का प्रयोग किया था कि पशु चोरी अगर हुई है तो उसका मूल्य कुछ भी हो उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और यहां कैटल शब्द का प्रयोग किया है। तो एनिमल और कैटल दो अलग बातें हैं, ठीक है, उस फर्क को ध्यान में रखना है, क्योंकि कानून इसी बात का नाम है, वहां शब्दों का ही सारा खेल है, और शब्द जानबूझकर विधायिका ने उपयोग किया है। कुत्ता खो गया उसकी रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, बट कैटल इसकी दी जाएगी। इसलिए जो लिखा है आप उस पर सम्यक ध्यान देंगे। कहता है कि नाइबरिंग स्टेशन ऑफ देयर ओन एंड अदर डिस्ट्रिक्ट, यानी अदर डिस्ट्रिक्ट अपने जिले के नाइबरिंग पुलिस स्टेशन को तो सूचित करेगा ही, अब उसका जिला सीमांत है, ठीक है, जहां से दूसरे जिले की सीमा शुरू हो रही है। जैसे शाहजहांपुर में रहे तो खुटार है, बंडा है, वहां से पीलीभीत शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नाइबरिंग पुलिस स्टेशन पूरनपुर, ठीक है, जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में आएगा, वहां भी सूचित करेंगे आप खाली आउट डिस्ट्रिक्ट अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सूचित नहीं करेंगे, ठीक है। सीमावर्ती थाने जो हैं उनके नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उनके अपने जिले में भी होंगे और उनके पड़ोस के जो जिले हैं वहां भी होंगे, तो आप नाइबरिंग पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे। पैरा संख्या 181 ये ड्यूटी ये सचो पे रख रहा है, ठीक है। दे शेल आल्सो सेंड नोट्स ऑफ ऑल रिपोर्टेड स्टार्स टू द पॉन्ड कीपर्स। पॉन्ड कीपर्स जिसे हिंदी में कांजी हाउस कहा जाता है, जो हर जिले में है। नगर निगम जो लोकल अथॉरिटीज रहती हैं, जिला पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, ये सब चलाती, ठीक है। तो जो पॉन्ड कीपर्स हैं, कांजी हाउस के रक्षक हैं, उन्हें भी अगर कोई पशु चोरी नहीं हुआ लेकिन उसके कहीं चले जाने की, नहीं विचलन कर जाने की, चले जाने की सूचना है, तो पॉन्ड कीपर्स को भी रिपोर्ट भेजेंगे, ठीक है। इफ एनी विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर स्टेशन, अगर कोई कांजी हाउस उनके थाना क्षेत्र की सीमा में है, एंड शैल पोस्ट नोटिसेस ऑफ स्टार्स ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ देयर स्टेशन, और जितने बह गए या खो गए पशुओं के संबंध में सूचना है वो थाने के नोटिस बोर्ड पर दर्शित की जाएगी। अब आप सोचो किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाओ कुछ भी नहीं मिलेगा, और इसीलिए जब भी कोई सुपीरियर ऑफिसर वहां इंस्पेक्शन कर लेगा तो आपके दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसके दृष्टिकोण से 50 कमियां निकल आएंगी। और इसीलिए कोई भी जो सुपीरियर अफसर है उससे सारे इंफीरियर अफसर डरते हैं कि निकल तो आएगा ही, अब इतना कहां हो पाएगा, होता ही नहीं कहीं भी, लेकिन लिखा है चूंकि तो होना चाहिए, और नहीं है तो कार्रवाई होगी आपके खिलाफ कि आपने पुलिस रेगुलेशन को फॉलो क्यों नहीं किया। और मजेदारी यह है कि पुलिस रेगुलेशन को फॉलो कर ले तो मजाक बनता है, बोले आजम खान भाई से ढूंढना है, जबकि वो पुलिस रेगुलेशन में लिखा है। वो अगर किसी की नहीं ढूंढ रहे तो गलत बात है, उनकी ढूंढना ये ठीक बात है, ठीक है। पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही ये ठीक बात है कानून की निगाह में, क्योंकि कानून ही यही है, लेकिन हमारे यहां तो हाल ही अजीब है, ठीक है। आपका कह रहा है कैटल इन पाउंड्स शुड बी केयरफुली कंपेयर्ड विद द डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ स्टोलन कैटल, ठीक है। केयरफुल इंक्वायरी शुड बी मेड इन द केसेस ऑफ कैटल impounded by persons other than agriculturists of the neighborhood or reclaimed by persons living at a distance from the pound। काजी हाउस में जो जानवर बंद हैं उनसे सावधानी पूर्वक तुलना की जानी चाहिए, किसकी? डिस्क्रिप्टिव रोल की, जो जानवरों के विवरण तैयार हुए हैं,
ताकि पता लग सके कि वहां तो जानवर नहीं बंद है, और अगर कृषक को छोड़कर किसी ने जानवर को बंद कर रखा है, ठीक है, तो क्या आप उन पर, कहता है कि इंक्वायरी, केयरफुल इंक्वायरी शुड बी मेड, कि आपने क्यों बंद कर रखा है। होता है जानवर की चोट लग गई, दया आ गई आदमी को, उसने बंद कर रखा है, ठीक है, क्योंकि जानवर भाग जाएगा, देख रहे हैं चोट लगी हुई, भाग जाएगा, तो दवाई कराना है, इलाज कराना है, तो केयरफुल इंक्वायरी शुड बी मेड। कृषक हैं तब तो बात अलग है, लेकिन केयरफुल इंक्वायरी शुड बी मेड व्हाई द पर्सन हु इज नॉट ए एग्रीकल्चरिस्ट हैज इंपाउंडेड द कैटल, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट जो किसान है उसके लिए वो उपयोग की वस्तु है, आपके लिए उपयोग की तो है नहीं, फिर आपने क्यों बंद कर रखा है। इसका मतलब हो सकता है उसकी खाल का व्यापार, मांस का व्यापार, ये सारी चीजें आप कर रहे हो, तो आप आगे और करोगे। और किसान तो अगर उसने बंद भी किया होगा तो अपनी जरूरत के लिए किया होगा, वो 10 बैल थोड़ी बंद करेगा, ये 10 गाय थोड़ी बंद करेगा, खिला ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर कृषक को छोड़कर किसी ने इंपाउंड किया है जानवर, तो केयरफुल इंक्वायरी शुड बी मेड, ठीक है, और रिक्लेम्ड बाय पर्सन्स लिविंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द पाउंड। और काजी हाउस की जो इंक्वायरी है उसमें यह भी देखा जाएगा कि काजी हाउस से जानवरों को, काजी हाउस से दूर रहने वाले लोगों ने ये तो क्लेम नहीं किया है, क्योंकि काजी हाउस में वही जानवर बंद किए जाते हैं जो आवारा घूम रहे होते हैं। तो आवारा घूमता जानवर बहुत दूर नहीं जाएगा, ठीक है। बाहर के लोग क्यों कैसे क्लेम कर रहे हैं, जो दूरी पर हैं, भले ही डिस्क्रिप्टिव रोल में जिन जानवरों का उल्लेख है उनमें से कोई भी काजी हाउस में नहीं मिला, लेकिन काजी हाउस में जानवर तो मिले हैं। तो दावाकृत जानवर काजी हाउस से दूर रहने वाले लोगों के द्वारा अगर किए जा रहे हैं और दावे सच नहीं है, इसका मतलब यह है कि वे लोग जानवरों की चोरी आदि में संलग्न हो सकते हैं, तो उनकी जानकारी पुलिस के पास आनी जरूरी है, इसलिए ये सारी जानकारियां की जाएंगी। कह रहा है कांस्टेबल्स शुड बी फर्निश्ड विद द लिस्ट ऑफ stars reported from their beats during the year and should ascertain from chowkidars and villagers whether the stars have been recovered and if so in what circumstances। जो पुलिस के कांस्टेबल ना, उन्हें आवारा पशु जो खो गए 1 वर्ष में उनकी लिस्टें दी जाएंगी, और ग्रामीणों से और चौकीदारों से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो जानवर खो गए थे क्या वो वापस मिले, और यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में। विलेज चौकीदार शुड आल्सो बी क्वेश्चन ऑन दोज पॉइंट्स व्हेन दे विजिट्स द पुलिस स्टेशन, और जब चौकीदार थाने में आए तो उससे इस बाबत सवाल भी किए जाएंगे। आगे कहता है व्हेन विलेज चौकीदार विजिट द स्टेशन द ऑफिसर इन चार्ज शैल कॉज टू बी रीड आउट एंड एक्सप्लेन टू देम एनी रिपोर्ट्स ऑफ कैटल थेफ्ट और स्टॉर्स व्हिच हैव बीन मेड इन द स्टेशन। जब भी वो आएंगे तो पशु चोरी के जितने मामले होंगे, पशु खो जाने के जितने मामले होंगे, उन सबसे चौकीदारों को अवगत कराना और उन्हें पढ़कर सुनाना, उस बारे में ये ऑफिसर इंचार्ज का कर्तव्य होगा, वो ये करेंगे। यानी पशु चोरी के मामले में विशेष प्रकार की सावधानी पुलिस से अपेक्षित की गई है। आगे कहता है एवरी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए स्टेशन should keep himself well informed of the names and addresses of the थंगदार। ये थंगदार नया शब्द आया है, ठीक है, हमें भी इसका अर्थ नहीं मालूम था। जब हमने उस पर डाला तो कह रहा है कि थंगदार का मतलब होता है, दो उसने अर्थ बताए। उसने कहा एक तो आसाम राइफल की कोई बटालियन है, उससे थंगदार कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा फिर हमने डाला कि पशुओं के संदर्भ में थंगदार क्या होता है, तो उसने कहा पशुओं के संदर्भ में एक कुत्ते का नाम थंगदार होता है जो शिकारी कुत्ता है। फिर उसने बताया कि पशुओं के संबंध में थंगदार उन लोगों को भी कहते हैं, ठीक है, जो पशुओं का शिकार करते हैं, ठीक है ना।
जो आसाम की सेना की बटालियन है, तो वो उतनी तेज मानी गई जैसे शिकारी कुत्ता आक्रमण करता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम थंगदार उन्होंने बटालियन रखा है। और वो तो है शिकारी कुत्ता, तो जो शिकार करते हैं आदमियों में जानवरों का, उन्हें थंगदार कह रहे हैं। तो कह रहा है कि एवरी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए स्टेशन should keep himself well informed of the names and addresses of the थंगदार ऑफ कैटल। जो मवेशियों की शिकारी हैं उनके नाम और पते, ठीक है, इनके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड। ये नहीं रामस्वरूप के लड़के हैं या फलस्वरूप के, नहीं, ठीक है, रामस्वरूप के हैं या फलस्वरूप के, डेफिनेट पता होना चाहिए आपको, क्योंकि वेल इन्फॉर्म्ड उसने कहा। And should endeavor to discover whether stolen cattle are habitually taken in any particular direction, and whether there are in his circle any village, most of the inhabitants of which are in sympathy with cattle thieves। क्या उसके थाना क्षेत्र में ऐसा कोई दिशा है जहां अक्सर जानवर ले जाए जाते? क्या उसके थाना क्षेत्र में ऐसे लोगों के कोई गांव जो पशु चोरों से सहानुभूति रखते हैं? क्या उसके थाना क्षेत्र में ढाक का जंगल, नदी का कोई खादर, ठीक है, जिसे कटरी बोलते हो, शाहजहांपुर की भाषा में तो कटरी कही जाती है, नदी का खादर। नदी जब छोड़ के चलती है तो वहां पतेल उगाती है, और वो पतेल इतनी बड़ी है उसमें आदमी रहे तो पता नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसी कोई स्थिति है जहां जानवरों को बंद किया जा सके, ठीक है, ऐसी कोई चीज है जहां चुराए गए जानवर रखे जा सकते हो, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर जानकारी और सारी चीजें रखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है एट ईच पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, फरुखाबाद, बदायूं एंड शाहजहांपुर, द स्टेशन ऑफिसर विल कीप विद हिज विलेज क्राइम नोटबुक ए लिस्ट शोइंग द नेम्स ऑफ थंगदार एंड ऑफ द विलेजेस इन विच दे लिव। इन विशेष जिलों में जो क्राइम नोटबुक होगी उसमें थंगदारों के नाम और सारी चीजें लिखी रहेंगी, ठीक है। कहता है कि विलेज क्राइम नोटबुक विल कंटेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इफ एनी विलेज इज फुल ऑफ थंगदार, ठीक है। जैसे गांव के गांव चोर हैं, बोले चोरों का ही गांव है, तो ऐसे थंगदारों का ही पूरा गांव है, गांव में थंगदार हैं और पूरा गांव थंगदारों का है, अलग अलग बात है, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर पूरा गांव थंगदारों का है तो नाम अलग से लिखने की फिर कोई जरूरत नहीं, केवल नाम लिख दीजिए गांव का कि ये थंगदारों के गांव हैं, ये वो विलेज क्राइम नोटबुक में नोट करेगा। इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, अन्य डिस्ट्रिक्टों में इस प्रकार से थंगदारों के नाम आदि क्राइम नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। कहता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड दिस ऑर्डर टू ऑल और एनी ऑफ देयर पुलिस स्टेशन एट देयर डिस्क्रिप्शन। इन जिलों के बारे में जो क्राइम नोटबुक में नोट करने की बात कही गई, थंगदारों के नाम आदि, अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षक चाहे तो अपने जिले में भी इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। कह रहा है रिवार्ड्स, इनाम दिए जाने चाहिए। किसे कह रहा? रिवार्ड शुड बी फ्रीली गिवन, मुक्त तरीके से रिवार्ड दिए जाने चाहिए। शुड बी गिवन फ्रीली गिवन, नॉट ओनली फॉर द एक्चुअल अरेस्ट ऑफ कैटल थीव्स एंड फॉर द रिकवरी ऑफ कैटल। पशु चोर पकड़े जाएं, पशु रिकवर हो तभी इनाम न दिए जाए, बल्कि बट ऑल्सो फॉर गुड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेजिडेंस, customs and routes of cattle thieves and their associates. In this matter, village chowkidar should be intelligently encouraged to assist. करा मुक्त तरीके से इनाम दीजिए, न केवल पशु चोरों को पकड़ने के लिए, न केवल पशुओं की बरामदगी के लिए, बल्कि पशु चोरों में पाई जाने वाली प्रथाओं, उनकी रूढ़ियों, उनकी परंपराओं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों, इनकी अगर कोई जानकारी दे रहा है
तो उसे भी मुक्त तरीके से इनाम दीजिए और ग्रामीण चौकीदारों को इस विषय पर असिस्ट करिए कि वे उन प्रथाओं परंपराओं का पता लगाएं, क्योंकि चोर जो होते हैं उनकी भी अपनी प्रथाएं परंपराएं होती हैं कि इस तारीख से शुरू करेंगे चोरी, इस तिथि से शुरू करेंगे, जब चंद्रमा इधर आ जाएगा, ऐसे करके होती है उनकी परंपराएं। ठीक है, पहली काली गाय चुराएंगे, ऐसे करके उनकी परंपराएं होती है। तो उन्हें मॉनिटर करने में ज्यादा सहायता होगी। इसलिए उनकी प्रथाओं परंपराओं के बारे में भी अगर कोई जानकारी दे रहा है, ठीक है, तो उसे मुक्त तरीके से इनाम दीजिए। कहता है ऑल ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कैटल विच फॉल अंडर सेक्शन 411, 412 और 414 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। आपको मालूम है 411, 412, 414 ये चोरी का माल रखने, उसमें व्यापार करने, उसे अन्यथा व्ययनित करने से संबंधित धारा है। तो अगर किसी ऑफिसर इंचार्ज के ये बरामदगी हुई है तो सीआरपीसी के मुताबिक ये माल जिस चोरी से संबंधित है, ठीक है ना, वहां भी इस बरामदगी के संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ठीक है, और उस चोरी के संबंध में इस थाना क्षेत्र में भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है जहां यह माल बरामद हुआ, क्योंकि यही हम लोगों ने देखा था जब क्रिमिनल कोर्ट का जुरिडिक्शन पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि चुराई गई संपत्ति ये किस न्यायालय के, ठीक है, सुनवाई की जो अधिकारिता है उसकी स्थानीय सीमा में अगर चुराई गई संपत्ति बरामद हुई है तो उस न्यायालय को उस चोरी के विचारण की भी अधिकारिता होगी जिस चोरी से यह माल संबंधित हुआ है। और जहां वो चोरी हुई है उसे इस चुराई गई संपत्ति के संबंध में जो अपराध घटित हुआ है उसके विचारण की भी अधिकारिता होगी। और जब इन अपराधों के विचारण की अधिकारिता उन दोनों न्यायालयों को आ गई जहां चोरी हुई और जहां चुराई गई संपत्ति बरामद हुई, क्योंकि चोरी हुई दिल्ली में, पशु बरामद हुआ शाहजहांपुर में, ठीक है, तो शाहजहांपुर के न्यायालय को उस चोरी के संबंध में विचारण की अधिकारिता है जो दिल्ली में हुई, और दिल्ली के न्यायालय को इस चोरी का माल रखकर जिसने 411, 412 या 414 का अपराध किया उसके विचारण की अधिकारिता उस दिल्ली के न्यायालय को है। और 156(1) या 175(1) बीएनएसएस और 156(1) सीआरपीसी ये कहती है कि जिस न्यायालय को विचारण की अधिकारिता है अपराध के, उस अपराध के घटित होने का जो स्थान है वो जिस थाना क्षेत्र में आता है उस थाना क्षेत्र के ऑफिसर इंचार्ज को उस अपराध के इन्वेस्टिगेशन की अधिकारिता है। इसका मतलब यह हुए कि अगर इस स्थान पर पशु चोरी का बरामद हुआ तो इस स्थान पर थाना सदर बाजार की, ठीक है, अधिकारिता है, और सीजम शाहजहांपुर उनके विचारण की अधिकारिता है। तो सीजम शाहजहांपुर को दिल्ली की उस चोरी और 411, 412 इसके विचारण की अधिकारिता है, इसलिए सदर बाजार के एसओ को इसके इन्वेस्टिगेशन की अधिकारिता है। ठीक है, भले ही चोरी यहां नहीं हुई, केवल चोरी का माल यहां बरामद हुआ, चोरी का माल यानी वो मवेशी, ऐसे दिल्ली में जो होगा थाना क्षेत्र उसे अन्वेषण की अधिकारिता आ जाएगी। तो इन दोनों थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों में से किसे
इन दोनों अपराधों के बारे में अन्वेषण करना चाहिए। देखिए, आप में किसी काम की सामर्थ्य होना एक बात है, और सामर्थ्य का सम्यक उपयोग ये दूसरी बात है। ये ठीक है कि इन दोनों थाना क्षेत्र के जो प्रभारी हैं उन्हें इन दोनों अपराधों के अन्वेषण की अधिकारिता है, लेकिन फिर भी मामले का विचारण अधिक अच्छी तरीके से वहीं हो सकता है जहां चोरी हुई, क्योंकि चोरी से संबंधित जब तक आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि इस मवेशी का संबंध अब चोरी से है, तब तक इस मवेशी को रखना ये अपराध है ही नहीं। ठीक है, ये अपराध थोड़ा ना है, क्योंकि मवेशी को परिरुद्ध करना ये आईपीसी में अपराध नहीं है। आदमी को परिरुद्ध करना ये आईपीसी में अपराध है। ठीक है, तो जब तक ये स्थापित नहीं होता कि ये मवेशी चुराया गया है, तब तक ये मवेशी मेरे कब्जे से मिल भी गया तो भी हमें अपराधी सिद्ध नहीं किया जा सकता। और मवेशी चुराते हुए या ले जाते हुए अगर किसी ने देखा होगा तो दिल्ली में ही देखा होगा। ठीक है ना, इसलिए इस अपराध को सिद्ध कर पाना वहां ज्यादा आसान है, इसीलिए यहां लिखेगा, कहेगा रिवार्ड्स all offenses relating to cattle which fall under section 411, 412 और 414 of Indian Penal Code should be registered in and set up for trial from the district and station within the limits of which the theft was committed. ठीक है, जहां चोरी हुई वहां विचारण होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, द ऑफेंस विल बी रजिस्टर्ड देयर एज थेफ्ट, वहां चोरी के रूप में ऑफेंस दर्ज हुआ होगा तो इसका विचारण और ठीक है वही होना चाहिए। इसीलिए पुलिस हमेशा चोरी के माल बरामद होने का जो मामला होता है, तो चाहे कैटल हो चाहे कुछ, उसी जगह विवेचना को स्थानांतरित कर देती है जहां चोरी हुई होती है। ठीक है ना, इसी उसका कारण यही होता है, क्योंकि रेगुलेशन ऐसा ही कह रहा है। ठीक है, कह रहा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द उत्तर प्रदेश शुड नॉट इंसिस्ट ऑन द पुलिस ऑफ अदर स्टेशन फॉलोइंग दिस रूल। अच्छा, ठीक है। आठवां कह रहा है स्टेशन ऑफिसर्स एंड सर्किल इंस्पेक्टर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश who circle border on police circles of the Punjab should arrange the meet the station houses officer and circle inspector of the Punjab circle concerned once a month to discuss police border problems। जिनके उत्तर प्रदेश के जिन जिलों के सीमाएं पंजाब से लग रही, वहां के सर्किल इंस्पेक्टर और थाना इंचार्ज के लिए उन्होंने कहा कि क्या करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे मंथली, और क्या क्या उसमें विद स्पेशल रेफरेंस टू कैटल थेफ्ट, उनमें विशेष रूप से जो चर्चा होगी पशुओं की चोरी की, एंड क्रिमिनल ट्राइब्स, और जो आपराधिक जनजातियां हैं उनके संबंध में। हो सकता है उस समय जिस समय ये बना उस समय पंजाब में पशु चोरी ज्यादा होती हो, या उत्तर प्रदेश में पशु चोरी करके पंजाब ले जाते हो ज्यादा, इसलिए लिखा हो। At each meeting, they should make a brief record of the subject discussed and the action proposed and forward to the superintendent for orders। हर मीटिंग का वो संक्षिप्त विवरण तैयार करेंगे और जो भी एक्शन उनके द्वारा प्रस्तावित है उसका विवरण तैयार करेंगे और पुलिस अधीक्षक को भेज देंगे। आगे नमे में उन्होंने ये लिखा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं पंजाब से, ठीक है, और उनके पुलिस अधीक्षकों को, उनके थाना प्रभारियों को और सर्किल इंस्पेक्टरों को यह बात लागू होती है, जिनमें देहरादून भी शामिल है, देहरादून तो भी पंजाब लगता है। ठीक है, तो ये आपका 181 था। अब हम लोग ये गश्त से संबंधित जो प्रोविजंस हैं इन्हें कल देखेंगे,
ठीक है। बल्कि हम लोग जो आज देखते हैं वो 196 से देख लेंगे, तो गश्त से संबंधित प्रोविजन हमने पढ़े नहीं, आज गश्त के कल देख लेंगे। और उसके बाद आपका हैबिचुअल ऑफेंडर्स, हिस्ट्री चीटर वगैरह, ये बात शुरू होगी। ठीक है। तो आपका कहता है जो शेडो लोग लिए घूम रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने आता कि होली पर डीएम साहब ने अतिरिक्त फोर्स मांगी है। ठीक है, तो अतिरिक्त फोर्स कैसे मांगी जाती है, कौन मांगेगा ये, और अगर आप शेडो लेना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा। मेलों में जो पुलिस रहती है उसका खर्चा कौन देगा। आप कोई इवेंट करा रहे हैं, उसमें व्यवस्था के लिए पुलिस चाहिए, कैसे मिलेगी। हाई कोर्ट के जज साहब आ रहे हैं, कमिश्नर साहब आ रहे हैं, उनके साथ पुलिस होती तो क्या जलवे में होती है, जलवे में तो नहीं हो सकती। ठीक है, उसके लिए प्रावधान कहां है, तो पुलिस एक्ट की धारा 13 और 15 और रेगुलेशन आपका 196 से लेकर के आपका कहां तक जा रहा है, 214 तक। यहां वो बता रहे हैं कि जो गार्ड हैं वो कैसे मिलते हैं। कह रहा है फॉर जनरल इंस्ट्रक्शंस कंसर्निंग गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट्स रेफरेंसेस मस्ट बी मेड टू रूल्स फॉर गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट्स 1928। वो कह रहे हैं कि गार्ड और एस्कॉर्ट के लिए जो सामान्य अनुदेश है वो तो आपके इसमें दिए हैं, गार्ड एंड एस्कॉर्ट रूल 1928, सामान्य नियम तो वहां दिए। ठीक है, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, कैसे मिलेंगे, सामान्य नियम वहां दिए। यहां कुछ मोटा मोटा उन्होंने दे रखा है। कह रहा एवरी नाइट ए पेट्रोलिंग पार्टी फ्रॉम द रिजर्व लाइन shall visit all the police guard at headquarter deputed from the lines। पुलिस लाइन से हर दिन एक विजिटिंग पार्टी निकलेगी जो उन लोगों को चेक करेगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जिन लोगों की ड्यूटी लाइन से, रिजर्व पुलिस लाइन से विभिन्न स्थानों की सुरक्षा के लिए लगाई गई, उनका अन्य उससे मतलब नहीं है। ठीक है, रिजर्व पुलिस लाइन से जहां ड्यूटी लगी है वो सिर्फ उन्हें चेक करेंगे रात में, दिन में नहीं। एवरी नाइट ए पेट्रोलिंग पार्टी फ्रॉम द रिजर्व लाइन शैल विजिट ऑल द पुलिस गार्ड्स एट हेडक्वार्टर डिप्यूटेड फ्रॉम द लाइन्स। अच्छा, कहता प्रोवाइडेड दैट द सुपरिटेंडेंट विद द सैंक्शन ऑफ द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल में डायरेक्ट दैट एनी गार्ड which is far from lines be visited frequently or occasionally instead of nightly। अगर किसी ऐसे स्थान पर पुलिस लाइन से गार्ड या एस्कॉर्ट की नियुक्ति हुई है जो हेडक्वार्टर से दूर है, तो ये जो पुलिस लाइन की विजिटिंग पार्टी है इसको पुलिस अधीक्षक डीआईजी की पूर्व सहमति के आधार पर ये निर्देश दे सकते हैं कि रात में चेक न करिए। ठीक है, दिन में किसी भी समय और कभी भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली और आपका अकेजनली कभी भी चेक किए जा सकते हैं। दिस पेट्रोलिंग पार्टी शैल विजिट ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स ऑन और नियर देयर रूट टू सी दैट दे आर सिक्योर। ये पुलिस की जो रिजर्व पुलिस लाइन से निकलेगी पुलिस पार्टी, ये सिर्फ गार्ड चेक नहीं करेगी, केवल एस्कॉर्ट चेक नहीं करेगी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिप्यूट किए गए, बल्कि जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है, जेल है, नगर निगम का ऑफिस पड़ा है, ठीक है, जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स पड़ा नहीं, इनके रास्ते में या इनके रूट में उन सबकी स्थिति को देखते चलेंगे। बैंक है, ठीक है, कि वे सुरक्षित हैं, अपनी ठीक स्थिति में, ठीक है, ये उनकी ड्यूटी है।
अच्छा, इट इज नेसेसरी। अच्छा, 198 रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम ऑफिसर ऑफ अदर डिपार्टमेंट of government for the supply of gas can be supplied without unduly weakening the reserve। अगर सरकार के अन्य विभागों से पुलिस मांगी जा रही है तो पुलिस अधीक्षक उन्हें गार्ड की सप्लाई करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी सूरत में रिजर्व जो गार्ड हैं वे कम ना हो जाएं, क्योंकि पुलिस की जरूरत तो कहीं भी हो जाएगी। गवर्नमेंट के उन्हें शिक्षा विभाग में उन्होंने कहा बीटीसी फार्म जमा होने लाइन बहुत लंबी हो गई, सारे लड़ रहे हैं आपस में ही, ठीक है। वो होता ना कुकराहो बचा हुआ है, एक कुकराहो होता है एक बंदराहो होता है। कुकराहो में एक दूसरे गालियां दी जाती, मुंह से लड़ा जाता है, बंदराहो में कूद कूद के, ठीक है, मारा नहीं जाता लेकिन लड़ा जाता है। तो वो हो रहा है। तो शिक्षा विभाग द्वारा मानिए मांगा गया पुलिस बल, तो अगर गार्ड कम है तो नहीं देंगे, क्योंकि उसी समय कहीं झगड़ा शुरू हो जाएगा तब क्या करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वीकनिंग द रिजर्व द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में सप्लाई द गार्ड्स in case of a demand from the government, ठीक है, डिपार्टमेंट्स। आगे कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द गार्ड should be determined by the superintendent with reference to the departmental rules if they apply to the case as to his own discretion if there are no rules to guide him। रिजर्व के रूप में कितने गार्ड रहने चाहिए ये पुलिस अधीक्षक, अगर कोई नियम है तो उनके मुताबिक, और यदि नियम नहीं है तो अपने विवेक से तय करेंगे कि रिजर्व के रूप में कितने गार्ड हमारे पास रहने चाहिए हर वक्त पुलिस लाइन में। इसलिए तुरंत फोर्स बुला लेते हैं और तुरंत मालूम पड़ा वहां झगड़ा हो रहा उनके पास, उनकी मार होने लगी तब तक, ठीक है, और बोले पुलिस, बोले वो तो बीटीसी फार्म जमा करा रही, ठीक है। तो रिजर्व हमेशा रहेगा। अच्छा, कहते हैं इट इज नेसेसरी इन ईच केस फॉर द सुपरिटेंडेंट टू डिटरमाइन और व्हेन इन डाउट टू असर्टेन फ्रॉम द इंस्पेक्टर जनरल वेदर द गार्ड शैल बी चार्ज और नॉट। जब गवर्नमेंट के अन्य विभागों द्वारा मांगे जाएं तो पुलिस अधीक्षक, ठीक है, ये निश्चित करेंगे, और अगर उन्हें संदेह हो रहा है तो इंस्पेक्टर जनरल से राय करेंगे कि गार्ड भेजने के लिए पैसे लिए जाएं गवर्नमेंट के विभाग से या न लिए जाएं। लेकिन कुछ चीजें वो बता रहे हैं, कह रहे हैं नो चार्ज शुड बी मेड फॉर गार्ड सप्लाई टू अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट सच एज द इरिगेशन डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से गार्डों की सप्लाई के लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिवाय गवर्नमेंट के उन विभागों के जो कमर्शियल वाणिज्यिक प्रकार के हैं, जैसे सिंचाई विभाग, ठीक है। उस समय सिंचाई के लिए बहुत पैसे लेते होंगे, आप पासी वसूलते ना, नहर का पानी देते तो किसान से पैसा लेते हैं, आज तो बिजली की वो स्थिति हो गई, ठीक है। तो जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उनको छोड़ते हैं। सामान्यतः गवर्नमेंट के किसी विभाग से गार्ड की सप्लाई है तो पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग्स एट प्रेजेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज कमर्शियल इज गिवन टू द एनेक्सर टू अपेंडिक्स 9 ऑफ द फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 5 पार्ट 1, ठीक है। कह रहा है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की कौन सी अंडरटेकिंग्स जिन्हें वाणिज्यिक नेचर का माना जाएगा, ये फाइनेंशियल हैंडबुक जो उनकी होती होगी उसमें उल्लिखित किया गया है। तो उनसे अगर गार्ड वो मांग रहे हैं तो उनसे पैसा लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
हैव एक्सेप्टेड लाइबिलिटी। आपको जब हम प्रशासनिक संबंध बता रहे थे भारत के संविधान में 254, 255, 256, 257, तो आपने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्मचारी उतनी मात्रा में नहीं रखती जितनी मात्रा में राज्यों के कर्मचारी होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोहरा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहेगी स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट से उनकी मशीनरी का उपयोग करके उसका वसूली ये करवाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप कर्मचारियों की नियुक्ति बहुत ज्यादा नहीं करते। जैसे इलेक्शन कमीशन है, वो भी अपने कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करता, क्योंकि अननेसेसरी पब्लिक जो रेवेन्यू है उसको बर्बाद क्यों किया जाए। जब भी उन्हें जरूरत होगी तो स्टेट सेंट्रल इनके कर्मचारी उन्हें उपलब्ध होंगे, वो तब चुनाव आयोग के कर्मचारी माने जाएंगे। अभी SIR में आपने देखा, तभी तो ममता बनर्जी को कहने कि हम नहीं करने देंगे, तो हमने कहा था अभी ये करने देंगे और ये खूब दौड़ दौड़ के करने देंगे। ठीक है, वो तो एक मैसेज देना है अपने वोटर को कि हम नहीं करने देंगे। अब कैसे नहीं करने दे रही, वो तो खाली वोटर को मैसेज देंगे और बोले निर्दोष को अगर पकड़ा तो ठीक नहीं होगा। अरे भाई, निर्दोष को हम पकड़ेंगे ही क्यों भाई, निर्दोष को हम पकड़ेंगे ही क्यों। ठीक है, अजीब ढंग के स्टेटमेंट आते हैं। बोले अगर कोई एलिजिबल मतदाता छूट गया तो फिर ठीक नहीं होगा। अरे भाई, एलिजिबल मतदाता छूटेगा ही क्यों? एलिजिबल मतदाता है, दावा करो अगर छूट गया वो तो शामिल होगा ही होगा। बोले किसी भी एलिजिबल मतदाता को हम छूटने नहीं देंगे, तो भाई तुम्हारी जरूरत ही कहां है। ठीक है, तो इस ढंग की बातें चलती रहती हैं। तो जो मशीनरी है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वो तो में बात हुई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने फंड्स उत्तर प्रदेश में भेजेगी, उन फंड्स के लिए वो यूपी पुलिस ये मांगेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये घोषित किया है कि जब भी हम अपने फंड्स भेजेंगे और उसके लिए पुलिस का इस्तेमाल होगा तो उनके पेंशन वेतन वगैरह सब हम ही देंगे। ठीक है, इसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। स्टेट बैंक ने भी कहा है कि अगर सरकारी धन जा रहा है तब बात अलग है, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक है उसका कोई अपना पैसा जा रहा है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को या कहीं, तो पुलिस का इस्तेमाल होगा तो वो भी पैसा देते हैं। यहां लिखा है, देखें, कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव एक्सेप्टेड लायबिलिटी टू चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेवलिंग एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ द पुलिस एस्कॉर्ट्स प्रोवाइडेड फॉर ट्रेजरी रेमिटेंस इन द उत्तर प्रदेश। जब भी वो अपना कोष भेजेंगे उत्तर प्रदेश में तो उसकी सुरक्षा में जो पुलिस लगेगी, उसके ट्रेवलिंग अलाउंसेस, यात्रा व्यय और अन्य आनुषंगिक खर्चे। ठीक है भाई, रिक्शा भी कहीं करना पड़ सकता है, कुछ और सारी चीजें वो देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ द पे, ये तो ट्रेवलिंग अलाउंस हुए, और उनका वेतन। ठीक है, ऑन द पे सुपरविजन चार्जेस एंड पेंशनरी कंट्रीब्यूशन, पेंशन भी तो उन्हें मिलेगी, वो सारा ऑफ द पुलिस गार्ड्स अप्लाइड टू द करेंसी ऑफिस एट कानपुर एंड ओपीएम एंड सर्वे डिपार्टमेंट। अच्छा, दूसरी बात कही उन्होंने कि कानपुर में जो करेंसी ऑफिस है या अफीम का कार्यालय है या फिर सर्वे विभाग जो है, वहां जो पुलिस तैनात रहेगी सहायता के लिए, उनकी पेंशन का कंट्रीब्यूशन, उनका वेतन और उनके द्वारा जो सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण किया जाएगा उस सब के लिए भी पैसा गवर्नमेंट कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेंसी उन्हीं के पास है ना, अफीम की इंडस्ट्री उनके पास है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वे वही कराते हैं, नक्शा उक्शा तो वही बनवाएंगे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वही सारी चीजें हैं तो उन्हीं की, तो वो देंगे। इट मे बी अज्यूम्ड in the absence of specific instruction to the contrary that guards supply to other departments of the central government
द पोस्टल डिपार्टमेंट विल बी चार्ज फॉर एज इंडिकेटेड इन चालान बी टू एबव। कहा यह उपधारित किया जाएगा, इट विल बी अज्यूम कि अगर कोई स्पेसिफिक, कोई विनिर्दिष्ट नियम विरोध में नहीं बना हुआ है, यानी कोई विपरीत नियम हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये माना जाएगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह है, उन्हें गार्ड की सप्लाई की जाएगी तो उनका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। सामान्य तौर पर यह माना जाएगा, यदि कोई डायरेक्शन विपरीत है तब बात अलग है। 199 में कह रहा है पुलिस में बी सप्लाइड फॉर प्राइवेट entertainment but must be paid for at the rates given in paragraph 158 office manual। उन्होंने कहा कि प्राइवेट इंटरटेनमेंट के लिए पुलिस दी जा सकती है, ठीक है, लेकिन जरूर पैसा लिया जाएगा आयोजकों से 158, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो पैराग्राफ 158 है ऑफिस मैनुअल का, उसके मुताबिक पैसा जरूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा मल्लिका शेरावत बुला रहे हैं तो जो छिछोर इकट्ठा होगा, ठीक है, 10 लाख, वो छिछोर के लिए बेत भी तो चाहिए। तुम तो मल्लिका शेरावत बुला लोगे और जो ऐरावत पे सवार होके जो छिछोरे आएंगे, ठीक है, इनके कौन, ये जब लौटेंगे तो जो लौट पाउट करेंगे, ठीक है, उसके लिए बेत भी तो चाहिए। तो पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए पुलिस आपको दी जाएगी, ठीक है, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा। आगे कह रहा है डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड एंड नोटिफाइड एरियाज आर नॉट एज अ रूल लाइबल टू पे फॉर स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन अफोर्डेड ऑन द ओकेजन ऑफ फेयर्स और मेलाज विच आर इन द नेचर ऑफ एन एस्टेब्लिश पब्लिक फंक्शन। रामलीला के लिए नहीं ले सकते, ठीक है। उनका कोई जिला पंचायत, कोई नगर पालिका, कोई नोटिफाइड एरिया उन मेलों, ठीक है, के लिए पुलिस मांगने पर खर्च नहीं देगी या उससे खर्च नहीं लिया जाएगा। जो मेले स्टेब्लिश पब्लिक फंक्शन बन चुके हैं, जैसे माघ का मेला लगता है ढाई घाट पे, उसमें पुलिस रहेगी लेकिन पैसा आप नहीं मांगेंगे, ठीक है। कह रहे हैं पुलिस डिप्यूटेड फॉर ड्यूटी at district exhibitions are supplied under section 13 of the Police Act and recoveries from the exhibition authorities are made under the same section. The detailed rules regarding these charges will be found in chapter 14 office manual। नुमाइश लगती है, ये तो खाली वही एक ही लगती नुमाइश, अब तो कई लगने लगी। खादी जाने मेला लगा हुआ, जाने कौन कौन से मेले अब तो लगने लगे। तो उनमें अगर आप पुलिस मांग रहे हैं तो मिलेगी आपको, लेकिन आपको पैसा पड़ेगा। धारा 13 पुलिस एक्ट जो है उसके अंतर्गत पुलिस मिलेगी, लेकिन 158 जो का जो पुलिस मैनुअल है उसमें जो नियम बताए गए हैं उनके मुताबिक पेमेंट आपको करने होंगे। बाकी प्राइवेट लोग गार्ड लेकर चलना है, ठीक है। जैसे आप देखें प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पुलिस के गार्ड लेकर चल रहे हैं, वो कहां 201 कह रहा प्राइवेट एसोसिएट्स आर इंडिविजुअल शुड बी चार्ज फॉर द पुलिस सप्लाइड एट फेयर्स और मेलाज ऑर्गेनाइज्ड बाय देम एट द रेट्स लेड डाउन इन ऑफिस मैनुअल। प्राइवेट एसोसिएट्स हैं या प्राइवेट व्यक्ति हैं, उन्होंने अभी मेलों की बात की है, अभी उनकी बात नहीं की है। कहा ये लोग अगर कोई मेला लगवा रहे हैं तो उन्हें भी पैसे लेकर पुलिस दी जाएगी। The rules regarding the supply of police protection to railway and recoveries therefore are detailed in paragraph 157 office manual. The rule regarding the supply of police escort on the requisition of an agent of the State Bank in India, except where the treasury officer certify that the remittance is on government account, will also be found। वही बात कह रहे हैं जो आपको पहले ही हमने बताई कि स्टेट बैंक उससे भी पैसे लेंगे। हाँ, एक बात अलग है कि स्टेट बैंक ने सर्टिफाई कर दिया कि गवर्नमेंट का कोष ये जा रहा है तो पैसे नहीं लेंगे। रेलवे के पुलों की जो सुरक्षा करेंगे वो नहीं,
द रूल्स रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ पुलिस प्रोटेक्शन टू रेलवेज, जीआरपी, ठीक है, जीआरपी में सारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है यही जाती है, 3-3 साल के लिए भेजते हैं, वो रेलवे की सुरक्षा कर रही है, तो उसके लिए रेलवे पेमेंट करेगा, ठीक है। स्टेट बैंक अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस का उपयोग कर रहा है, वो पेमेंट करेंगे। सिवाय जब गवर्नमेंट उनका कोष जा रहा है तो स्टेट बैंक पेमेंट नहीं करेगा, और किस दर से पेमेंट करेंगे वो उन्होंने लिख रखा है सेक्शन 13 में जो कुछ लिखा है, और जो ऑफिस मैनुअल इंट्री नंबर 157 उसमें जो कुछ हो उसके मुताबिक पेमेंट करना पड़ेगा। आगे कह रहा है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन पैराग्राफ 72 एंड 79, ठीक है। दीज रेगुलेशन नो अर्दली मे बी एम्प्लॉयड आर फर्निश्ड by the Superintendent of Police without the special sanction of the Deputy Inspector General। अर्दली नहीं बांटे जाएंगे किसी को भी। अगर अर्दली कोई मांग रहा है, ठीक है, गार्ड मिल सकते हैं पुलिस के, लेकिन पुलिस के अर्दली नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर कोई मांग रहा है तो डीआईजी, उनसे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अर्दली लोगों का एक स्टाफ रखा जाएगा, किसके लिए? रिजर्व इंस्पेक्टर एंड फॉर द सर्विस इन द ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी आरआई जो रिजर्व इंस्पेक्टर पुलिस लाइन में होंगे उनके पास अर्दली होगा, और पुलिस अधीक्षक उनके कार्यालय में, बाकी लोगों को अर्दली नहीं मिलेंगे। कह रहा एक गार्ड अब बता रहा है कि पुलिस की गारद ये किसे किसे मिलेगी, और गारद में कौन कौन लोग हैं? एक हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल, ये पुलिस की गारद कहलाएगी। ये किसे किसे मिलेगी? और जब 4 लोग होंगे और डे नाइट मानिए ड्यूटी है, तो 4 ही लोग तो नहीं होंगे, फिर 15-16 लोग लगाने पड़ेंगे, क्यों ड्यूटी तो बदलेगी भाई, 24 घंटे रहनी है तो 24 घंटे कैसे रहेंगे 4 लोग, ठीक है। तो आगे गारद कैसे कैसे मिलेगी? ए गार्ड ऑफ 1 हेड कांस्टेबल एंड 3 कांस्टेबल्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कमिश्नर, ठीक है। जो कमिश्नर होंगे उन्हें 1 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल्स की गारद मिलेगी। द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी को भी मिलेगी, डीआईजी को भी मिलेगी, लेकिन कब? जब वे दौरे पर होंगे, जनेवन रह रहे हैं बरेली में और अपना जलवे के लिए, ठीक है, 4 लोगों की गारद लेके चले, व्हेन दे विल ऑन टूर, ठीक है। अच्छा, सिमिलर गारद may also be provided at places other than Allahabad and Lucknow for an honorable judge of the High Court। लखनऊ और इलाहाबाद में नहीं मिलेगी, बाकी जगह जब जाएंगे तो 1 हेड कांस्टेबल 3 कांस्टेबल इसकी गारद मिलेगी। एंड द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको मालूम है सर्वोच्च न्यायालय है, कृषि योग्य, वो कृषि संबंधी मामलों में सर्वोच्च राजस्व न्यायालय, उससे बड़ा न्यायालय राजस्व का नहीं है। वो जब डिसाइड करेगा उसके बाद अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिट जाएगी हाई कोर्ट में, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च राजस्व न्यायालय। तो कह रहा है एंड द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदर देन जुडिशियल मेंबर व्हेन दे विजिट सच प्लेसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर टूर ऑफ इंस्पेक्शन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2 प्रकार के मेंबर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है उसके, और दूसरे जुडिशियल मेंबर हैं। जुडिशियल मेंबर जो मुकदमा सुनेंगे वो तो वहीं रहेंगे जहां बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2 जगह है, इलाहाबाद और लखनऊ, तो वो तो वहीं रहेंगे। इलाहाबाद लखनऊ में तो हाई कोर्ट के जजों को भी नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हैं जब वो टूर पे होंगे तो वो 1 हेड कांस्टेबल 3 कांस्टेबल इसकी गारद उन्हें भी मिलेगी। Such guards may be supplied by the
सुपरिटेंडेंट ऑफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट विद द ऑफिसर ऑन टूर विजिट। ठीक है, तो कह रहा है कि किस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा ये उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां वो जाएंगे उस जिले के पुलिस अधीक्षक देगा। और इनका जो व्यय है, ठीक है, वो कहां से आएगा, एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल का, तो उसके लिए कह रहा है द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट विल इफ नेसेसरी अप्लाई टू द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर रिलीफ फ्रॉम हिज रेंज रिजर्व इन विच अलाउंसेस फॉर सच क्लेम्स हैव बीन मेड। अगर जरूरत पड़ जाए तो एसपी उस रेंज के डीआईजी से उनके पास जो रिजर्व कोष होता है उससे एक्सपेंसेस मांग लेंगे। आगे कह रहा है ये ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और आपका डिप्टी मजिस्ट्रेट इंचार्ज ऑफ सब डिवीजन यानी एसडीएम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट, इनको भी एक सिपाही पे मिलेगा। जब ये टूर पे होंगे तब इनके साथ जाएगा और जहां ये कैंप करेंगे, जहां रहेंगे वहां रहेगा। बांदा और झांसी 2 जिलों में एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल ये मिलेंगे। बांदा और झांसी बुंदेलखंड का इलाका है और वो डकैतों से हमेशा बड़ा प्रभावित रहा है। चंबल वहीं है, ठीक है, इसीलिए वहां स्पेशल व्यवस्था की है, बाकी जगहों पर नहीं। कहें देखें, एवरी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एंड एवरी डिप्टी मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ ए सब डिवीजन शैल हैव ए सिविल पुलिस कांस्टेबल डिप्यूटेड फ्रॉम द रिजर्व लाइन्स टू हिज कैंप ड्यूरिंग हिज टूर। जब वो दौरे पर है तो सिविल पुलिस का एक सिपाही जो कि पुलिस लाइन से आएगा वो उन्हें मिलेगा। काहे के लिए? टू प्रिजर्व ऑर्डर, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन ऑफ करवी बांदा एंड ललितपुर झांसी आर अलाउड एन आर्म्ड पुलिस गार्ड ऑफ 1 हेड कांस्टेबल एंड 3 कांस्टेबल। कहां कहां? ईच फॉर देयर हाउसेस। दे मे टेक दीज गार्ड्स और एनी पार्ट ऑफ देम within them when they go out, they go on tour to guard their camps and to preserve order. डीएम, एसपी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इन 2 जगहों के, करवी जिला बांदा, ललितपुर झांसी, यहां के जो डीएम एसपी हैं और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उन्हें ये गारद मिलेगी, तो उनके घर पे भी रहेगी और जब वो टूर पे होंगे तो उनके साथ भी सारी गारद या उसका कोई सिपाही पाई जिसे वो ले जाना चाहे वो जाएगा। इफ देयर इज टाइम फॉर ए रेफरेंस द सुपरिटेंडेंट शुड कंसल्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिफोर सप्लाइंग एडिशनल पुलिस अंडर सेक्शन 13 ऑफ द पुलिस एक्ट एक्सेप्ट ए स्मॉल रिक्वायर्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। कह रहे हैं कि अगर किसी ने बहुत कम समय के लिए धारा 13 पुलिस एक्ट में कह रहे हैं कि एडिशनल फोर्स कहीं डिप्लॉय करना है तो कर सकते हैं, तो कह रहा है अगर बहुत कम समय के लिए किसी ने एडिशनल फोर्स मांगी है तो एसपी अपने हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय के लिए मांगी तो वो क्या करें? एक जिले के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनसे बातचीत कर लें और कह रहे हैं द गार्ड सप्लाइड शुड ऑलवेज बी लार्ज इनफ टू इनेबल इट्स ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली विदाउट अनड्यू हार्डशिप टू द men. A guard for day and night work should never consist of less than 4 men. Without the sanction of the Deputy Inspector General of the range, firearms should not be issued to guards supplied to private persons. तो कह रहे हैं कि जिसे गार्ड के रूप में आप भेजें वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो, ये नहीं इतने बड़े गार्ड के रूप में भेज दिए। वो जैसे उसमें दिखाते हैं ना जॉली एलएलबी 1, ठीक है, जॉली एलएलबी 2 में नहीं कि मालूम पड़ा गार्ड कोई खांसी आ रही है, ऐसा ना हो, एफिशिएंट वर्किंग कर सके अपनी ड्यूटीज का, ऐसा भेजें। और साथ में कह रहा है कि अगर रात में भी उसकी ड्यूटी हो तो एक गार्ड अगर अलाउ किया गया है तो कम से कम 4 लोग भेजें,
कि तभी तो रात में दिन रात रह पाएगा, नहीं ड्यूटी कैसे एक आदमी कर पाएगा। और अगर प्राइवेट पर्सन्स को गार्ड दिए गए तो उन्होंने कहा है उन्हें फायर आर्म नहीं दिए जाएंगे जब तक डीआईजी की स्पेशल परमिशन ना हो, तब तक प्राइवेट पर्सन्स को गार्ड नहीं दिए जाएंगे विद फायर आर्म्स। लेकिन ये सिर्फ लिखाई है, बाकी ऐसे सत्तारूढ़ दल के जब भी कोई पार्टी सत्ता में हो तो उनके छुटभइये सब, ठीक है, लिए गार्ड घूमते हैं और वो सब फायर आर्म होते हैं उनके पास, डीआईजी की परमिशन 2 मिनट में हो जाती है, ठीक है। तो ये अपना चलता रहता है। अब ये अगला 207 छोड़ देंगे क्योंकि लंबा है, बता देंगे। 208 देख लें। कहला ऑल फोर्सेस सेंट ऑन ड्यूटी टू देयर डिस्ट्रिक्ट्स should be given command certificates and should be instructed to report themselves in the police line if no other place has been specified in requisition। बाहर से जब पुलिस मांगी जाएगी, ठीक है, तो उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और बाहर से जो पुलिस जाएगी, यानी बाहर से अगर शाहजहांपुर में आ रहे तो रिपोर्ट करने का स्थान अगर उस सर्टिफिकेट में नहीं लिखा है जो उन्हें दिया जा रहा है तो फिर वो पुलिस लाइन में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। वहां से फिर उन्हें आगे जहां डिप्यूट करना होगा भेजा जाएगा। और हमेशा अच्छे पुलिस ऑफिसर्स ये भेजे जाएं जब मांगा जाए। कह रहा गुड मैन शुड बी इलेक्टेड व्हेन ए फोर्स हैज टू बी डिस्पैच्ड टू अनदर डिस्ट्रिक्ट ऑन स्पेशल ड्यूटी, क्योंकि वहां तो स्पेशल ड्यूटी के लिए बुलाए गए और तुम ऐसे भेज दो जिनसे चला भी नहीं जा रहा, तो वहां स्पेशल ड्यूटी वो क्या करेंगे। इसलिए कह रहा अच्छे लोग भेजे जाएंगे और जब फाइनली ट्रांसफर होंगे तो उन्हें वेतन वगैरह उनका मिल चुका है, इस ढंग का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि जिले में अब कुछ बाकी उनका नहीं रहा। अच्छा, फिर कहता चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ रेलवे फेयर एंड डाइट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर ल्यूनेटिक्स सेंट टू other districts under police escort should be paid in advance from the payment of permanent advance and afterwards recovered from the grant of transport of dead bodies, wounded and accused person। कर अगर पागल ये 2 सिद्ध व्यक्ति या अंडर ट्रायल इन सबको लेकर जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो क्या करेंगे। जो पुलिस गार्ड या एस्कॉर्ट उन्हें लेकर जाएगा उसके रेलवे एक्सपेंसेस और अन्य सब प्रकार के एक्सपेंसेस, ये जो कोष बनाया है काहे के लिए, आपका पुलिस एस्कॉर्ट शुड बी पेड टू इन एडवांस फ्रॉम द परमानेंट एडवांस, जो स्थायी अग्रिम धनराशि वहां रखी है पुलिस के पास होती होगी, उससे उनके सारे खर्च दिए जाएंगे। और उस देने के बाद, क्योंकि वो एडवांस बना रहना चाहिए ना, उस एडवांस की के लिए जो कोष है वो पूरा किया जाएगा उस कोष से जो मृतकों के, घायलों के और अभियुक्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्थापित किया गया, उसमें से लेकर वो एडवांस के लिए जो कोष बनाया हुआ उसे पूरा कर देंगे। कह रहा है कि रूल्स रिगार्डिंग द कास्ट एंड चार्जेस ऑफ एस्कॉर्ट्स ओवर कन्विक्टेड पर्सन्स whose presence is required by courts, ठीक है। अगर न्यायालय ने किन्हीं अंडर ट्रायल्स की अपेक्षा की है तो जो यहां लिखा है कोष आप लोग पढ़ लेंगे, उससे लिया जाएगा। 211-12 अब है नहीं, ठीक है, निरसित कर दिया गया है। और 213 कह रहा है यूज शुड बी मेड ऑफ द कंसेशंस obtainable when escorting treasures by rail। ये हटाओ, कुछ नहीं, 213 छोड़ दो, बेकार। और 214 ये पूछ देते, कह द जेल अथॉरिटीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द गार्डिंग ऑफ प्रिजनर्स एंड कन्विक्ट्स सेंट टू हॉस्पिटल्स आउटसाइड जेल। जेल के बाहर अगर कैदियों को चिकित्सा हेतु भेजा जाना है तो उनकी सुरक्षा जेल के कर्मचारी करेंगे। अति आवश्यक परिस्थितियों में ही
पुलिस की सहायता मांगी जाएगी। और अति आवश्यक परिस्थिति इसी में बता दी। उन्होंने कहा अति आवश्यक परिस्थिति वो होगी जब जेल में एक साथ इतने कैदी बीमार हो गए कि उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराने में अगर जेल के कर्मचारी डिप्यूट किए जाएं तो जेल की सुरक्षा में लगे हुए कर्मचारी 25% कम हो जाएंगे, 25% की कमी आ जाएगी, तब पुलिस मांगी जाएगी। ठीक है, और फिर डीआईजी की स्पेशल परमिशन से डीआईजी को इन्फॉर्म किया जाएगा और फिर जो चिकित्सालयों वगैरह में जाएंगे लोग इलाज के लिए, वहां पुलिस रहेगी। अदरवाइज जेल में पुलिस का कोई दखल नहीं होता। जेल में जेल की अथॉरिटीज अलग हैं, उनके रक्षक बंदी रक्षक वो कहलाते हैं, वे अलग होंगे, वो उनकी व्यवस्था संभालते हैं। तो ये आपका यहां तक हुआ। कल देखेंगे तो आपका अगर होगा तो गश्त वगैरह कैसे की जाती ये बता देंगे, और नहीं तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है एब्सकंडेड पर्सन्स, भागे हुए जब फरार हो गए तो उनके बारे में क्या स्थिति है, और फिर हिस्ट्री शीटर वगैरह उनकी बात करेंगे हम लोग, देखेंगे।